अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का ड्राउनिंग, यानी जिसको हम सबमर्जन इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, सबमर्जन इंजरी ना एक्चुअली बच्चों में स्पेशली सीरियस और कॉम्प्लेक्स मेडिकल इशू होता है, जिसमें बहुत से आउटकम्स हो सकते हैं, जिसमें उनको बिल्कुल भी इंजरी नहीं हो सकती या सीवियर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी या डेथ भी इवन हो सकती है। तो सबमर्जन इंजरी और ड्राउनिंग हम ये टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनकम्पास करती है दोनों फैटल और नॉन फैटल इंसिडेंट्स। ठीक हो गया। अब इसकी वैसे फिजियोलॉजी क्या है सबमर्जन इंजरी की? जब बच्चा पानी में सबमर्ज होता जाता है तो वो सांस नहीं ले पाता। ठीक है, अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स जो है उसकी बॉडी में हो रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये हमने मेडिसिन में भी पढ़ा हुआ है कि किस तरह होती है सबमर्जन इंजरी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बच्चे की वॉलंटरी ब्रेथ होल्डिंग होती है। ठीक है, वॉलंटरीली वो अपना ब्रेथ होल्ड करता है, पहले तो अपना सांस रोक के रखता है वो, लेकिन वो शॉर्ट टाइम तक होता है, 60 सेकंड तक। ठीक है, दूसरा लेरेंजोस्पाज्म, जैसे ही बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो थोड़ा सा पानी वो एस्पायरेट कर लेगा। एस्पायरेशन जैसे की तो उसका लेरेंजोस्पाज्म रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, जिसमें उसके वोकल कॉर्ड्स सीज कर जाएंगे ताकि और ज़्यादा पानी मतलब अपने उस लंग्स में ना जाए, तो इसीलिए लंग्स जो है ना स्पाज्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं लेरेंजोस्पाज्म। ये थोड़े पानी एस्पायरेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोक्सिया होता है। अब हाइपोक्सिया भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, वाइल पहले तो ये प्रोटेक्टिव है। ठीक है, लेकिन ये अगर बिल्कुल ऑक्सीजन ना हुई तो ये वर्सन भी हो सकता है हाइपोक्सिया। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में ड्रॉप करेंगे तो वो लेरेंजोस्पाज्म इवेंचुअली खुद ही सबसाइड कर जाएगा। ऑक्सीजन कम हो गई ना ब्लड में तो लेरेंजोस्पाज्म सही हो जाएगा और फिर ज़्यादा बच्चा जो है ना वाटर को इनहेल कर लेगा। ठीक है, तो इसमें अब डैमेज होगा टू लंग्स एंड ब्रेन। जो इनहेल वाटर है उसको वो लंग में जाएगा और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग की स्टेबिलिटी को डैमेज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं जाएगी, वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं जाएगी। ब्रेन ज़्यादा ससेप्टेबल होता है ऑक्सीजन डिप्राइवेशन के लिए, और इवन कुछ ही मिनट्स में ऑक्सीजन के बगैर परमानेंट डैमेज हो सकता है। एंड लास्टली कार्डियक अरेस्ट, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हार्ट रेट स्लो डाउन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, हाइपोटेंशन होगी, तो प्रोग्रेसिवली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ड्राउनिंग में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी थी सबमर्जन इंजरी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने यही बातें एक्सप्लेन की हैं कि ड्राउनिंग इज़ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम सबमर्जन इंजरी विद इन 24 आवर्स ऑफ द इवेंट। ठीक है, इवेंट के 24 घंटों के ही अंदर क्या है ड्राउनिंग? ड्राउनिंग डेथ है, ऐसी डेथ जो कि सबमर्जन इंजरी की वजह से हो विद इन द 24 आवर्स ऑफ द इवेंट। नियर ड्राउनिंग इज अ सबमर्जन इंजरी इन विच द पर्सन सर्वाइव्स फॉर एट लीस्ट 24 आवर्स। ठीक है, ड्राउनिंग में डेथ हो जाती है, 24 घंटों में सबमर्जन इंजरी हुई, डूबा, और 24 घंटों में डेथ हो गई, हमने कहा ड्राउनिंग। लेकिन नियर ड्राउनिंग हम किसको कहेंगे? नियर ड्राउनिंग ऐसे सबमर्जन इंजरी, बच्चा या चाइल्ड डूबा है जिसमें वो पर्सन एट लीस्ट 24 घंटों तक सर्वाइव कर जाए। ठीक है, वहाँ पे विद इन 24 आवर में डेथ हो गई, यहाँ पे एट लीस्ट 24 आवर वो जिंदा था, तो हम कहेंगे वो नियर ड्राउनिंग। ठीक है, अब इसका पीक इंसिडेंस अगर बच्चों में देखें ड्राउनिंग, तो 1 से 5 साल के बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादा है इसका इंसिडेंस ड्राउनिंग का। ठीक है, बाथ टब इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्राउनिंग इन द फर्स्ट ईयर बेबी। जो बच्चों को नहाने के लिए जो है बाथ टब यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें 1 साल तक के बच्चे जो हैं उनमें ड्राउनिंग की वजह बाथ टब होती है, साइट जो है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्राउनिंग। ठीक है, डूबने की। अब यही पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको समझाई, इसने यहाँ पे लिखी है ब्रीफली कि हाइपोक्सीमिया इज़ अ मेन प्रॉब्लम इन द सबमर्जन, कि ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है। मेन मसला डेथ जो होती है ड्राउनिंग में वो है कि हाइपोक्सीमिया। ठीक है, 90% केसेस में एस्पायरेशन होती है, जो मैंने आपको बताया, वो पानी एस्पायरेट कर लेता है और बच्चा। इसके अलावा हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, ठीक है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं गई, इट इज़ अ मोस्ट सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग, इट मे कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज। ठीक है, एंड लास्टली पल्मोनरी इडीमा, लंग्स में पानी गया, पल्मोनरी इडीमा इज़ कॉज बाय डिक्रीज्ड सर्फेक्टेंट एंड रिजल्टिंग इन एटोलैक्टेसिस। ठीक है, वो एस्पायरेट कर लिया उसने पानी, पल्मोनरी इडीमा होगा तो सर्फेक्टेंट कम होगा और उससे कोलैप्स हो जाएगा, एटोलैक्टेसिस होगा। ठीक है, तो ये इसमें इसके अलावा जो है अक्यूट रीनल फेलियर अकर इन मोस्ट लेंथी ड्राउनिंग एंड नियर ड्राउनिंग। ठीक है, जो नियर ड्राउनिंग है 24 घंटों तक एटलीस्ट बच्चा सर्वाइव कर गया उसमें, या ड्राउनिंग जो है लेंथी ड्राउनिंग काफ़ी टाइम तक बच्चा डूबा रहा, तो उसमें अक्यूट रीनल फेलियर भी होता है। ठीक है, लेकिन वो अगर अक्यूट रीनल फेलियर होता है, बच्चा सर्वाइव अगर कर जाता है तो 10 दिनों में रिकवरी हो जाती है। रिकवरी इज़ विद इन 10 days।
यहाँ पर भी देखिए उन्होंने एक बच्चा दिखाया है जिसको सबमर्जन इंजरी हो रही है, ड्राउनिंग में है, ठीक है, डूब रहा है बेचारा। तो इसमें अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ ड्राई ड्राउनिंग और जिसको सेकेंडरी ड्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वाटर इंसिडेंट के बाद, कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस हम इसको नहीं कहते, ठीक है। और ये जो है इसमें ड्राई ड्राउनिंग जो है ना, ये हम तब कहते हैं जब बच्चे ने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर इनहेल किया और उसकी वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स जो है वो प्रोटेक्टिव स्पाज्म में चले गए, जो मैंने आपको समझाया लेरिंजोस्पाज्म। अब वो स्पाज्म कंटिन्यू रहेगा ना, इवन अगर बच्चा पानी के बाहर भी है, देखें वो अगर डिफ़िकल्टी है उसको टू ब्रीथ, तो पानी के बाहर भी आ जाएगा अगर, लेकिन उसका लैरिंग्स स्पाज्म में चला गया तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग। दूसरा जो है सेकेंडरी ड्राउनिंग, या जिसको हम कहते हैं पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें थोड़ा सा अमाउंट भी इनहेल्ड वाटर लंग्स में रह जाता है। अब वो जो लंग्स में जो गया है वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन, फ्लूइड बिल्डअप, पल्मोनरी एडिमा, ये चीज़ें करवाएगा, घंटों और इवन दिनों में वर्सन हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है लंग्स के लिए कि वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करें, और 72 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट के बाद ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो अगर बच्चे में कुछ स्पेसिफिक वाटर इंसिडेंट के बाद कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हों तो उसमें जल्दी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर परसिस्टेंट कफिंग है, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन हो रहा है, अनयूजुअल बिहेवियर, इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस है, लेथार्जिक या इवन वॉमिटिंग भी हो रही है, तो इसमें जल्दी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे मैं सारी दिखाऊंगी मैनेजमेंट किस तरह है। अच्छा, वैसे अगर बच्चा बच जाता है ड्राउनिंग के इंसिडेंट से, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो इसके इफ़ेक्ट होते हैं ना नॉन फेटल ड्राउनिंग के, तो उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं कि कितनी देर तक वो डूबा हुआ था, पानी का क्या टेम्परेचर था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नॉन फेटल ड्राउनिंग से बच भी जाते हैं तो उनको आगे चल के लॉन्ग टर्म चैलेंजेस होते हैं। एक तो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, जो मोस्ट कॉमन और डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है इनका ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो ऐसे बच्चों में फिर माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट और या इवन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट जैसी डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। रिसेंट स्टडी ने एक बताया लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम जब पर्सन फुली अवेयर होता है लेकिन वो मूव या स्पीक नहीं कर पाता, ठीक है, बोल नहीं पाता और मूव नहीं कर पाता, लेकिन होता फुली अवेयर है, तो ये लॉक्ड इन सिंड्रोम इसमें जो है प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। दूसरा, आगे चल के इनको अगर बच जाता है ये बच्चा तो इसको रेस्पिरेटरी इशूज़ होते हैं, क्रोनिक ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, नमूनिया जैसे इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा होगा। न्यूरोलॉजिक और कॉग्निटिव डेफिसिट्स देखें अगर, तो उसमें इनमें आगे चल के मेमोरी लॉस, डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन, इसके अलावा इनको सीजर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इशू, और सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ड्राउनिंग जो है एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है और जो इससे बच जाते हैं बच्चे उनको फिर पानी से खौफ होता है, एंजाइटी होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब इसकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट और इसकी प्रोग्नोसिस देखें तो सबसे पहले तो इमीडिएट जो होता है प्रायोरिटी इसमें सबमर्जन इंजरी में, वो है कि हमने इसकी बच्चे की ऑक्सीजनेशन को रिस्टोर करना है, ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन जाए, बॉडी और ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इमरजेंसी सेटिंग में होता है, उसमें हमने सबसे पहले देखें एडमिनिस्टर वार्म ह्यूमिडिफाइड 100% ऑक्सीजन, ठीक है। पहले तो ऑब्वियसली हम एयरवे मैनेजमेंट करें, पहले ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। एयरवे मैनेज करके हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है मास्क की मदद से, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, या सिवियर केसेस में हम इवन एंडोट्रेकल इंट्यूबेट करके हमने इसको 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। अब इसको हमने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है बच्चे को, इसके कोर टेम्परेचर के लिए, हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट और इसका ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा अगर वैसे बच्चा अगर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे, अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा या उसमें पल्स नहीं आ रही तो हम CPR करते हैं। जब बच्चा डूब जाता है तो उसमें CPR जो है इमीडिएटली स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है, अगर सांस नहीं आ रहा, पल्स नहीं आ रही। इसके अलावा टेम्परेचर मैनेजमेंट, बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिक भी हो सकता है, मैंने आपको बताया पानी की टेम्परेचर की वजह से, तो एक्टिव रीवार्मिंग जो है क्रूशल है, एक्टिव रीवार्मिंग। सपोर्टिव केयर में बच्चे को हमने हॉस्पिटल में क्लोजली मॉनिटर करना है, ICU में, ताकि उसमें सेरेब्रल इडीमा, सीजर्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें जो है हमने ऑक्सीजन दी, टेम्परेचर, हार्ट रेट, BP ये मॉनिटर किए, ज़रूरत पड़ी तो CPR दिया। इसके अलावा हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज और
ABGs करवाएंगे, ठीक है। हाइपोक्सीमिया है तो उसको करेक्ट करेंगे, हाइपरकैपनिया, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो भी होगी उसको करेक्ट करेंगे। और याद रखिए स्लो रीवार्मिंग करनी है हमेशा, स्लोली इसको, अगर हाइपोथर्मिया में है तो रीवार्म करेंगे। बच्चे का जो कोर रीवार्मिंग है वो हम वार्म ऑक्सीजन की मदद से करते हैं। कंटिन्यूस ब्लेडर लेवाज विद द फ्लूइड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड and IV infusion of isotonic fluid at 40 डिग्री सेंटीग्रेड is initiated during resuscitation। ये याद रखें, ठीक है। एक तो हम ये बच्चे को हाइपोथर्मिया है तो उसकी कोर रीवार्मिंग जो हम कर रहे हैं वो हाँ वार्म ऑक्सीजन की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। वार्म ऑक्सीजन है जिसमें हमने इसको कंटिन्यूस ब्लेडर लेवाज भी हम कर रहे हैं उसका, और उस ऐसे फ्लूइड के साथ जिस फ्लूइड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे हम उसका कंटिन्यूस ब्लेडर लेवाज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका कोर बॉडी टेम्परेचर डाउन आए। और IV में भी अगर हम उसको आइसोटोनिक फ्लूइड्स भी लगा रहे हैं डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से, तो वो भी हम उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगा रहे हैं, वो IV फ्लूइड 40 डिग्री पे है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी वार्म दे रहे हैं। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस हो रही हैं तो उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। एसोसिएटेड इंजरीज़ जैसे अगर बच्चे को नेक इंजरी वगैरह भी हुई है साथ में या कोई और, तो उनको भी ट्रीट करना है, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी मैनेजमेंट है। और प्रोग्नोसिस की बात करें तो वो डिपेंड करता है, हाईली डिपेंड है कि कितना क्विकली बच्चे को रेस्क्यू किया गया और कितनी देर तक वो वहाँ पर ऑक्सीजन के बगैर था, उस पर प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। यानी टाइम एक क्रिटिकल फैक्टर है और प्रॉम्प्ट एक्शन ही जो है वो डिफरेंस ला सकता है बिटवीन फुल रिकवरी एंड लाइफ एल्टरिंग डिसेबिलिटी, ठीक है। देन आप आ जाएँ प्रिवेंशन पे, कैसे प्रिवेंट करें बच्चे ना डूबें। तो उसमें प्रिवेंशन यही है कि बच्चों को जो है सारे बच्चों को डायरेक्ट सुपरविजन में रखना है पेरेंट्स ने, जो 4 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। वाइल इन द वाटर, जब स्पेशली पानी वाली बॉडीज़ के पास, स्विमिंग पूल्स वगैरह के पास जाएँ तो उनको अपनी सुपरविजन में रखें, स्पेशली जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं। तो पेरेंट्स को बेसिक जो CPR टेक्निक है वो लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक CPR टेक्निक। स्कूल एज के बच्चों को हमने सिखाना होगा कि वो कैसे स्विम करें, ठीक है। तो इस तरह से ही ये प्रिवेंशन की जा सकती है, स्विमिंग वगैरह सिखा के। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ ड्राउनिंग और चैप्टर नंबर 8 एक्यूटली इल चाइल्ड। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ नियोनेटोलॉजी।